नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सारे ही एग्जामों में इस सीरीज से आपको लाभ अवश्य मिलेगी, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को ही शामिल किया जाता है। पहला प्रश्न है कथन 1 और कथन 2 के रूप में। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व विनिर्माण उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत विश्व का औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता था। इसमें एक व्यक्ति का नाम है पी बैरोच। पी बैरोच यहाँ पे बताते हैं कि लगभग 1800 ईस्वी के आसपास विश्व के विनिर्माण उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी थी 1800 के आसपास पूरे विश्व का लगभग यहाँ पे 19.7% थी। लेकिन अब अंग्रेज़ों का आगमन हो गया है, बक्सर प्लासी का युद्ध हो चुका है, तो अंग्रेज़ों की जो भी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ थी उसके बाद से देखेंगे तो भारतीय व्यापार में, खासकर विश्व के व्यापार में भारत का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लगा। जैसे कि एक अनुमान के मुताबिक इन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 1860 में यह घट के 8.6% हो गया। देख पा रहे हैं कि कितना डिक्लाइन हो रहा है, और 1913 तक आते आते यह और सिमट गया लगभग 1.4%। तो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व विनिर्माण उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई। कथन 2 है औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में उत्पादन में कोई पूर्ण गिरावट नहीं हुई थी। पूरा डेटा के साथ मैंने आपको दिखा दिया है कि कितने बड़े मात्रा में यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, गिरावट आ रही है। तो कथन 2 यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यूरोपियों के आगमन के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश निर्माण के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करके, खासकर जो भी भारतीय जो हस्तशिल्प जो उद्योग थे कैसे कर पाएंगे, नष्ट होना तय था। नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और उसी को विऔद्योगिकरण के नाम के विऔद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का मशीन निर्मित कपड़ा उद्योग और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति ने देखेंगे बक्सर प्लासी के बाद से ही भारतीय उद्योगों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से भारतीय उत्पादन में पूरी तरीके से गिरावट आई थी। तो इसीलिए कथन 2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। कथन 1 2 है, लेकिन कथन 2 यहाँ पे गलत है। ब्रिटिश कंपनियों द्वारा औपनिवेशिक भारत में रेलवे के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंपनियों को भारत सरकार द्वारा उनके निवेश पर 5% की वापसी की गारंटी दी गई थी। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है यह, क्योंकि गारंटी प्रणाली में भारत में रेलवे का निर्माण करने वाली किसी भी कंपनी को उसके पूंजी के निवेश पे जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा, उसमें कितना दिया गया था? 5% ब्याज दर की गारंटी दी गई थी पहले ही यहाँ पे। अर्थात रेलवे का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न कितना मिलेगा? 5% यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और तो और यहाँ पे जो प्रति किलोमीटर रेलवे बनाने में देखा जाए तो ब्रिटेन के कंपैरिजन में 10 गुना से अधिक यहाँ पे खर्च किया गया। हर जगह देखेंगे तो लूट ही लूट मचा हुआ था। रेलवे का प्रबंधन मुख्य रूप से सरकार द्वारा किया जाना था, लेकिन देखेंगे रेलवे का प्रबंधन देखिए प्रारंभ में सरकार के द्वारा नहीं किया जाना था, बल्कि इसमें रेलवे का संचालन निजी कंपनियों के द्वारा यहाँ पे किया जाना था। लेकिन पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रकार यहाँ पे देखें तो 2 बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यह सही नहीं है। अधिमान्य भाड़ा शुल्क की कोई व्यवस्था नहीं थी। अधिमान्य भाड़ा शुल्क की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा नहीं था यहाँ पे, क्योंकि अंग्रेजों का देखिए जो लक्ष्य था भारत में रेलवे प्रणाली को पूरी तरीके से विकसित करना, डेवलप करना, तो ये थोड़े था कि भारत के लोगों को यहाँ पे रेलवे का सुविधा दिया जाए, मज़ा दिया जाए। यहाँ पे उनका मोटिव क्या था कि अधिक से अधिक वस्तुओं का पूरी तरीके से जो कच्चे माल था या फिर तैयार माल था, उन वस्तुओं को तेज़ी से भारत के कोने कोने पे फैलाया जाए।
तो इसीलिए अधिमान्य भाड़ा शुल्क की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन कथन सही नहीं, तो 3 भी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। कंपनियों को सरकार से जमीन खाली यहाँ पे करवानी थी। इस गारंटी को देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कह सकते हैं कि सम्मानित किया जाना था, तब भारत के बड़े हिस्से को जब ये नियंत्रित करती थी। तो यहाँ पे लिख रहा है कि कंपनियों को सरकार से जमीन क्या करनी थी, खाली करवानी थी। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तभी तो यहाँ पे हो पाएगा ना, कंपनियों को सरकार से जमीन खाली करवानी थी, तभी तो पूरी तरीके से रेलवे का विकास हो जाएगा। आज भी देखिए वर्तमान में जहाँ पे अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे कोशिश करती है, चाहे सरकार हो गया चाहे निजी कंपनियाँ हो गया, जो भी यहाँ पे प्रोसीजर है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए। आज भी ये होता है। तो यहाँ पे चौथा जो स्टेटमेंट होगा ये सही हो जाएगा, अर्थात कथन सही नहीं है, मतलब कि ये कथन सही है तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ जो कथन सही नहीं यही है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य चरणों का प्रतिनिधित्व करता है? मुख्य चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। शहरी केंद्रों में हड़ताल, बहिष्कार और धरना बिल्कुल सही है। औपनिवेशिक शासन और प्राधिकरण के कई प्रतीकों और साधनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले, उदाहरण के लिए जैसे कि रेलवे, टेलीग्राफ लाइनें और सरकारी इमारतों को ध्वस्त करना, ये भी सही है। होम रूल लीग का गठन, देखिए होम रूल लीग का गठन तो यहाँ पे 1916 में ही यहाँ पे देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक हो गया, इसके अलावा एनी बेसेंट हो गया, उन लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा था। कर्नाटक प्रदेश से आप गुरिल्ला वार के रूप में भी आप समझ सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला, दूसरा और चौथा ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को आपको 3 चरणों में समझने की ज़रूरत है। 3 चरण कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला जो चरण था, जैसे कि ज़्यादातर देखा जाए तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच था, मैंने आपको बताया भी था। शहरों से गांव में इसको लाना था। इसमें अधिकांश जो भी प्रमुख शहरों में पुलिस और सेना के साथ हड़ताल, हमला और संघर्ष शामिल था, और ये सभी कदम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, हिंसक रूप से किया जा रहा था। लेकिन शहरों में जल्दी यहाँ पे दबा दिया जाता था, क्योंकि शहर में लोग कहाँ छुपेंगे, छुपने की जगह नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या के कारण तो शहरों में यही है, एरिया सीमित होता है। वही यहाँ पे देखेंगे तो अब जो पहला जो चरण था इसमें यह था। अब सेकेंड चरण में लगभग अगस्त के मध्य में शुरू होता है। इसमें जो भी संचार का माध्यम था, अंग्रेजों की कनेक्टिविटी को तोड़ना था। रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, सरकारी भवन जैसे ब्रिटिश प्रतीकों पर व्यापक हमला किया जाना था। वही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो थर्ड जो स्टेप है, थर्ड जो चरण है, इसमें लगभग ठीक है सितंबर के आसपास से शुरू हुआ। इसी को कह सकते हैं कि कर्नाटक विधि के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। इसमें शिक्षित जो भी युवा होते थे, किसान लोग होते थे, इन लोगों के द्वारा पूरी तरीके से हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हुए तोड़फोड़, गुरिल्ला युद्ध यहाँ पे सब शामिल था। और यह राष्ट्रीय सरकार या समानांतर सरकारों को अलग थलग करने वाली गतिविधियों में मतलब कह सकते हैं कि संलग्न था, जैसे कि बलिया में, तमलुक में, सतारा में, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्नाटक विधि मैंने बताया था, अब अभी मैं आपको बताऊंगा जी कि इसमें क्या होता था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्नाटक विधि के रूप में, या फिर इसके रूप में कि दिन में जो भी लोग थे, किसान वगैरह थे, दिन में लोग अपना आप काम धाम कर रहे हैं। जैसे आज वर्तमान में नक्सलाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, लाल सलाम वगैरह अच्छा एग्जाम्पल है कि गांव में आप उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दिन में बिल्कुल ही रेगुलर किसान की तरह, मजदूर की तरह काम करेंगे, लेकिन रातों में या फिर रात के समय वे पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगे, हिंसक गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। तो ठीक कर्नाटक विधि में
इसी तरह का प्रयोग किया जा रहा था भारत के लोगों के द्वारा। शिक्षित लोग, किसान, मजदूर, सारे लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे ऋण विद्रोह का हिस्सा नहीं है? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का हिस्सा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय सेना है, HMIS तलवार है, नौसैनिक रेटिंग द्वारा भूख हड़ताल, लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पे पहला तो सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना। और इसके अलावा पूछ रहा है कि विद्रोह का हिस्सा नहीं है, तो ये तो अलग हो जाएगा ना, भारतीय राष्ट्रीय सेना। देख पा रहे हैं यहाँ पे, चूंकि स्थल सेना हो जाएगा, आर्मी से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो ऋण है रॉयल इंडियन नेवी, नेवी से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें HMSI तो तलवार हो जाएगा, नौसैनिक रेटिंग द्वारा भूख हड़ताल हो जाएगा। लॉर्ड इरविन तो देखिए नहीं होगा ये, ठीक है। तो चौथा गलत है, पहला गलत है। और पूछ रहा है कौन यहाँ पे हिस्सा नहीं है, तो 1 और 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यही हिस्सा नहीं है। इस शुरुआत देखिए किया गया था 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह यहाँ पे शुरुआत किया गया था। और इसमें तकरीबन माना जाता है कि 1100 से अधिक भारतीय नौसैनिक, या इसमें भारतीय नौसैनिक के साथ साथ जो जहाज़ है HMSI जो तलवार है, इसमें जो भी नौसैनिक लोग थे, रॉयल इंडिया नेवी के जो भी मेंबर थे, इन लोगों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। और नौसेना में भारतीयों की स्थिति और उनके साथ व्यवहार से जो भी प्रभावित बातें थी, अर्थात जो भेदभाव कर सकते हैं, अच्छा भोजन, जो भी फैसिलिटी था वो नहीं मिल पाता था, इसी के एवज में यहाँ पे इसको शुरू किया गया था। और इसमें देखेंगे तो स्लो डाउन इफेक्ट था। स्लो डाउन इफेक्ट का मतलब कि जैसे कोई काम आपको दिया जा रहा है करने के लिए कि 10 घंटे में करना है, तो आप काम को कर रहे हैं, लेकिन 10 घंटे की जगह आप 100 घंटे लगा रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी था, स्लो डाउन हड़ताल भी जिसे कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि जो भी जहाज में रहने वाले जो भी यहाँ पे नेवी लोग थे, अपने कर्तव्यों के लोग धीरे धीरे पूरा करते थे, तो अंग्रेजों को समस्या होती थी। मामला और तब यहाँ पे गंभीर हो गया जब HMIS तलवार के जो कमांडर था FM किंग ने कथित तौर पे देखा जाए तो नौसैनिक जहाजियों को गाली देते हुए यहाँ पे संबोधित किया हुआ था। स्वाभाविक सी बात है, जब काम इतना धीरे धीरे होगा तो ये चीज़ें आएगी। अब इससे और भारतीय जो नौसैनिक थे पूरी तरीके से आक्रामक हो गए। तो यही सारी गतिविधियां यहाँ पे चल रही थी। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रख के चलना होगा, ठीक है। तो इन्हीं लोगों ने मिल के यहाँ पे देखेंगे तो विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इसमें है भारतीय राष्ट्रीय सेना। आपको ठीक है ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल आर्मी और लॉर्ड इरविन यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, इस विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है। और आगे जो ऋण है यहाँ पे, इसकी हड़ताल INA मुकदमों को लेकर हिंसक विद्रोह के समय हुई थी, लगभग एक ही टाइम पीरियड के आसपास, 1946 का समय पीरियड है। तो बिल्कुल ही लिंक करके आपको नहीं चलना है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। बाल गंगाधर तिलक निम्न में से किसके साथ संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा है, सहमति का युग है, गौरक्षणी सभा, आत्मीय सभा। देखिए उनका जो संबंध है पूना सार्वजनिक सभा से, और एक है सहमति का युग। सहमति का युग देखिए उस समय एक कह सकते हैं कि नियम बनाया गया था, द एज ऑफ कंसेंट भी इसे बोला जाता है, खासकर लड़कियों की शादी की उम्र को लेके। तो इन दोनों का जो संबंध है बाल गंगाधर तिलक से, 3 और 4 का संबंध बाल गंगाधर तिलक से नहीं है। तो करेक्ट उत्तर आपको पता लग गया है, 1 और 2। यहाँ पे देख पा रहे आत्मीय सभा का स्थापना बहुत पहले हुआ था, 1815 में ही हुआ था, और जबकि तिलक का जन्म यहाँ पे कब हुआ था, 1800 ध्यान रखिएगा 56 में हुआ था, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। और एक और है यहाँ पे गौरक्षणी सभा, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1882 में।
गौरक्षणी सभा, ठीक है, कि गायों के संरक्षण के लिए एक समिति की इसमें स्थापना की गई थी। पुनः सार्वजनिक सभा, आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, 1870 में जो एमजी रनाडे के नेतृत्व में किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि लोगों की आकांक्षाओं का पूरा किया जा सके, उनके प्रतिनिधित्व को पूरा किया जा सके। और इसी में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि एस.एच. चिपळूणकर, गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद रनाडे। और इसमें देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक सहित और भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय कद के कई प्रमुख नेताओं को यहाँ पे प्रदान किया गया था। सब लोग इसमें जुड़े ही थे। सहमति का युग मैंने अभी आपको बताया था, द एज ऑफ कॉन्सेप्ट, द एज ऑफ कॉन्सेंट, द एज ऑफ कॉन्सेंट है 1891 में एक कानून बनाया गया था, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष से यहाँ पे 12 वर्ष कर दिया गया था, अर्थात 2 वर्ष बढ़ाई गई थी। और बाल गंगाधर तिलक ने सरकार के इस कदम का विरोध किया और कहा कि भारतीयों को अपने सामाजिक रीति रिवाजों पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, भले ही वह विधेयक अच्छे इरादों के साथ और समाज की भलाई के लिए पारित क्यों न किया गया हो। तो करेक्ट उत्तर 1 और 2। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में शामिल नहीं थे। कौन कौन इसमें शामिल नहीं थे? भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना, दोनों प्रांतों और रियासतों के साथ, बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा का गठन, बिल्कुल करेक्ट है। 6 मुस्लिम बहुल प्रांतों के साथ एक संप्रभु पाकिस्तान का निर्माण। तो देखिए, कैबिनेट मिशन ने तो इसके मांग को पूरी तरीके से ठुकरा दिया था, तो यही सही नहीं होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, केवल और केवल यहाँ पे 3 होगा। कैबिनेट मिशन योजना, मैंने अभी बताया था आपको कि इस योजना ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को यहाँ पे खारिज कर दिया था। यह भारत की एकता को संरक्षित करने और अपनी स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व में शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए भारत आया हुआ था। अब इसका जो प्रस्ताव है, काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे यहाँ भी पूछा गया है कि इसने एक अविभाजित भारत की सिफारिश की और एक अलग पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को ठुकरा दिया। इसके अलावा अंतरिम कैबिनेट के सभी सदस्य इसमें भारतीय होंगे और वाइसराय द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाएगा। इसने कॉमनवेल्थ से मुक्त होने के लिए भारतीय अधिकार को मान्यता दी कि भाई आप रहिए नहीं रहिए, डजेंट मैटर, चूँकि आप क्या है, एक सॉवरन कंट्री के रूप में मौजूद रहेंगे। इसमें एक संविधान सभा के गठन की सिफारिश की गई थी। संघ के विषयों के अलावा सभी विषयों और सभी शक्तियों को प्रांतों में निहित किया जाएगा। और इसके अलावा रियासत सभी विषयों और सभी अवशिष्ट शक्तियों को बनाए रखती थी। इसमें देखा जाए तो प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व को 3 खंडों में विभाजित किया गया था। ये बार बार मैं आपको बताता भी हूँ, जैसे कि पहला खंड में इसमें मद्रास के साथ साथ यूपी, मध्य प्रांत, बॉम्बे, बिहार और यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। दूसरा में यहाँ पे है पंजाब, सिंध, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसके अलावा है बलूचिस्तान। और थर्ड कैटेगरी में हो जाएगा असम और बंगाल। तो ऐसे यहाँ पे कैटेगराइज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने नहीं जा रहे हैं। संयोगवश देखा जाए तो पहला यह स्टेटमेंट सही नहीं है, जो कि करेक्ट उत्तर यहाँ पे ए होगा। क्योंकि
यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी से यहाँ पे जीत के आए हुए थे 1945 के आसपास, तो 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगा। लेकिन आपको पता है कि 1947 में ही स्टार्टिंग से ही हिंसा होना शुरू हो गया, खासकर बंगाल के क्षेत्रों के तरफ, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों के तरफ। तो मजबूरन यहाँ पे माउंटबेटन को यहाँ पे हस्तक्षेप करके 30 जून 1948 से पहले ही यहाँ पे आज़ाद करना पड़ा। अंतिम हस्तांतरण की तारीख तय होने के बाद रियासतों का भविष्य तय किया जाना था इसमें। बाकी यहाँ पे दिया है कि वेवेल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से अंग्रेजों की कुल वापसी की यहाँ पे वकालत की, 31 मार्च 1948 तक, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज किया, इसीलिए 1947 में ही भारत आज़ाद हो गया। इसके अलावा नेहरू के विरोध के कारण इसे क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेहरू के विरोध के कारण बाल्कन योजना को छोड़ दिया गया था। एक योजना है बाल्कन योजना, बाल्कन प्रायद्वीप से आपको लिंक नहीं करना है इसको। माउंटबेटन की जो बाल्कन जो योजना थी कि मई 1947 में माउंटबेटन के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। इसमें क्या था कि पंजाब बंगाल के साथ अलग प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी, जिनमें उनके प्रांतों को विभाजन के लिए वोट देने का विकल्प दिया गया था। इस प्रकार रियासत के साथ गठित विभिन्न इकाइयों के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या अलग रहने का विकल्प था। सोचिए, पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों के। अब समस्या तो होगी ही होगी, इसीलिए यहाँ पे नेहरू के विरोध के कारण इस योजना को क्या कर दिया गया था, यहाँ पे छोड़ दिया गया था। तो करेक्ट उत्तर है यहाँ पे ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे किसान आंदोलन है और एक तरफ दिया है नेता जो भी अगुवा कर रहे थे। नंबर 1 है यहाँ पे बक्सत भूमि आंदोलन, इसी को बकास्त भूमि आंदोलन भी बोला जाता है। देखिए बकास्त भूमि क्या था, तो बकास्त भूमि खासकर बिहार के क्षेत्रों की तरफ चर्चा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बकास्त भूमि, जीरात भूमि, छोटे छोटे चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बकास्त भूमि वे भूमि होता था जो मूल रूप से किराएदारों की थी, लेकिन बकाया भुगतान न करने के बदले में जमींदारों ने उन पर कब्जा कर लिया था। आपको पता है कि परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पे लगा हुआ था 1793 में कॉर्नवालिस के नेतृत्व में। तो अब उसमें क्या था कि कोई अगर भूमि है, आपको पता है कि अगर किसान चूंकि किराए पे ही जमींदारों से यहाँ पे लिया है, जमींदारों से किराए पे ही उस भूमि को लिया है, अगर किसान इस भूमि का रेवेन्यू जमींदारों को नहीं दे पाता था तो इसका मतलब कि बकाया हो गया। अब बदले में एक जमींदार क्या करता था, इस भूमि को अधिग्रहण कर लेता था या फिर दूसरे किसान को दे देता था। मतलब मालिक कौन है यहाँ पे, जमींदार ही एक तरीके से देखा जाए, पट्टा जमींदार के ही पास है। तो अब यही आपको क्या करना है, समझना है कि अब एक किसान का जमीन इसके हाथ से निकल रहा है तो समस्या होगी कि नहीं होगी। और बिहार में बड़े मात्रा में ये सब होता था। इसी में एक नाम आता है, काफ़ी जो फेमस नाम है, करयानंद शर्मा का। इन्होंने इसका पूरी तरीके से विरोध किया और आगे चल के इसको धार्मिक गतिविधियों से भी यहाँ पे जोड़ दिया गया, जिसमें किसान गंगा में डुबकी लगाते थे और बोलते थे कि हम बेगारी नहीं करेंगे, बेदखली का विरोध करते रहेंगे। ये सब पूरी तरीके से होता है ना, प्रॉमिस करना, कसम खाना, अपना ज़मीन ले के रहेंगे। तो लंबे समय तक ज़मींदार और किसानों के बीच भी देखेंगे तो कई सारी हिंसक झड़प आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे करयानंद शर्मा। नेक्स्ट है यहाँ पे एका आंदोलन। 1921 में देखेंगे उत्तर प्रदेश के खासकर जो
हरदोई हो गया, बहराइच, सीतापुर, वैसे जगहों पे यहाँ पे किया गया था। और इसमें एक व्यक्ति का नाम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, मदारी पासी। मदारी पासी यही इस उग्रवादी किसान आंदोलन के नेता थे। और इसका मुख्य कारण क्या था, तो उच्च किराया था। देख पा रहे हैं यहाँ पे उच्च जो किराया था, जो आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में रिकॉर्ड किए गए थे। मैंने किराया इतना अधिक था कि अन्य क्षेत्रों से 50% यहाँ पे क्या था, अधिक था। तो यहाँ पे भी हुआ था। उसके बाद है मोपिला विद्रोह है, यहाँ पे मोपिला विद्रोह है, ठीक है। मोपिला विद्रोह केरल के क्षेत्रों में, इसको आप खिलाफत आंदोलन से भी लिंक कर सकते हैं। 1921 के आसपास किया गया था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में सबसे जो मुस्लिमों को समस्या थी अंग्रेज़ों से ही थी। तो इसमें भी ठीक वही चीज़ था, जो भी पुलिस चौकी थी, पुलिस थाने थे, उसको जलाना यहाँ पे शुरू कर दिया गया था। सैकड़ों नागरिकों को जबरन कर देने से यहाँ पे मना कर दिया गया था। मलाबार का जो तट है ना, इधर केरल में कह सकते हैं इधर, ठीक है। केरल का जो या फिर कर्नाटक का जो पूरा पूरा मलाबार तट है, इन्हीं तटों में केरल या कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में मोपला लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। उसी में एक नाम आता है कुन्हम्मद हाजी। इनका नाम फेमस क्यों है, क्योंकि माना जाता है कि इन्होंने आह्वान किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए, हिंदुओं को लूटना नहीं है, हिंदुओं के साथ हिंसा नहीं करना है। तो मोपिला विद्रोह का संबंध हो जाएगा कुन्हम्मद हाजी। अवध किसान सभा आंदोलन, ये तो बहुत आसान है, इसका लिंक हो जाएगा बाबा रामचंद्र से। और यहाँ पे भी किसान वर्सेस जमींदारों के बीच संघर्ष चल रहा था। और बिल्कुल ही जहाँ पे बकास्त भूमि आंदोलन है, यहाँ पे देख रहे बिहार के क्षेत्रों की तरफ, यहाँ पे भी वही चीज़ था। इसमें किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया था, इसीलिए बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में ये सब आंदोलन चल रहा था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए का 4, ए का 4 और बी का हो जाएगा 3। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। यहाँ पे भी वही चीज़ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नंबर 1 है यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था गुजरात के क्षेत्रों की तरफ। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखा जाए तो सविनय अवज्ञा और विद्रोह का ये भी एक प्रमुख कह सकते हैं कि प्रकरण में से एक था। और इसका जो नेतृत्व आपको पता भी होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारडोली के जो भी किसान थे, जो करों से संबंधित उनकी समस्याएं थी, तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही यहाँ पे किया था। और इसमें किसानों को भगवान के नाम पर शपथ लेने के लिए कहा जाता था कि वे शपथ लें, प्रतिज्ञा करें कि वे कर का भुगतान नहीं करेंगे। तो इसका संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा, आप खुद आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसका संबंध हो जाएगा कलिपराज से, ठीक है। कलिपराज क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कलिपराज जाति की बेहतरी के लिए भी यहाँ पे काम किया हुआ था बारदोली सत्याग्रह के दौरान, तो इसीलिए चर्चा में रहता है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट तेभागा। तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन बिहार का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। 1946 में देखेंगे, 1946 में इस आंदोलन में किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुसार, मैंने उसी के अकॉर्डिंग लगान की दर को घटाकर 1/3 करने की यहाँ पे मांग रखी हुई थी। और इसका जो नेतृत्व किया जा रहा था कंपाराम, ध्यान रखिएगा, कंपाराम सिंह तथा भवन सिंह के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था, इसीलिए ये भी चर्चा में रहता ही रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बरगा दास है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा बरगा दास है। तो यहाँ पे देखिए जो कंपाराम है, इसके अलावा भवन सिंह चड्ढा का भी इसमें नाम आता है। और एक और नाम है यहाँ पे, ठीक है, बरगा दास, इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो तेभागा का संबंध हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। यह भी एक समाज सुधार करने के लिए किया गया था। ज्योतिराव फुले के द्वारा 1873 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी और नाम से ही लग रहा है कि सत्यशोधक समाज, अर्थात यहाँ पे जातिगत व्यवस्था पे चोट करने का प्रयास किया जा रहा था और इसके जो मेंबर थे बिल्कुल निचली जो जाति के लोग ही बड़े मात्रा में भरे हुए थे। तो सत्यशोधक समाज का संबंध यहाँ पे हो जाएगा सी का हो जाएगा कौमबी किसान से, नेता अनुगामी में। और चौथा है यहाँ पे उलगुलन। ये तो बहुत आसान है और इसी का अर्थ क्या होता है उलगुलन, मतलब महान हलचल, महान तुमुल भी इसे बोला जाता है। और मुंडा लोगों के द्वारा जैसे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था, जिसका उद्देश्य था मुंडा राज की स्थापना करना और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। और इस बिरसा मुंडा आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य जैसे मिशनरी, साहूकार, व्यापारी, हिंदू जमींदार थे या फिर जो भी दिकू के रूप में आप समझ सकते हैं, उन लोगों को क्या करना था, बाहरी खदेड़ के, माने बाहरी लोगों को खदेड़ के मुंडा राज की स्थापना करना था। करेक्ट उत्तर देख पा रहे हैं ए का 2 और बी का हो जाएगा 1। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? इसमें दिया है बहिष्कार और धरना है। तो पहला ही देखिए यहाँ पे ये विशेषता नहीं थी होम रूल लीग आंदोलन की। देखिए भारत में जब भी होम रूल लीग आंदोलन की चर्चा होती है तो आपको 2 होम रूल लीग को ध्यान रखना है। नंबर 1 है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सबसे पहले तिलक के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई थी अप्रैल 1916 में बेलगाम में, ठीक है, या फिर बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। और इनके द्वारा जब शुरुआत किया गया था तो आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में किया गया था। और जब एनी बेसेंट ने शुरू किया सितंबर 1916 में, तो पूरे भारत में अर्थात जिन जिन क्षेत्रों में तिलक चला रहे थे वहाँ पे नहीं चलाया गया, लेकिन बाकी क्षेत्रों में एनी बेसेंट के नेतृत्व में यहाँ पे पूरा चलाया गया था, शेष भारत में चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, जैसे कि स्वशासन प्राप्त करना, दोनों का कॉमन उद्देश्य था। कार्यक्रम इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये लोग करते थे। तो देखिए बहिष्कार और धरना नहीं करते थे, बल्कि सार्वजनिक सभाएं जगह जगह की जाती थी, राजनीतिक शिक्षा लोगों तक दी जाती थी, जो भी प्रो कॉन सब बताया जाता था, अंग्रेजों के संदर्भ में बताया जाता था, चर्च व्यवस्था को बारे में बताया जाता था और राष्ट्रीय राजनीति पर पुस्तकों से युक्त, जैसे कि ठीक है रीडिंग हो गया, रीडिंग हैबिट को डेवलप करवाना, सम्मेलन आयोजित करवाना, राजनीति पर छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करना, कुल मिला के जागरूक करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा था। समाचार पत्र, पोस्टर, धार्मिक गतिविधियाँ, स्थानीय सरकारी गतिविधियों में भाग लेना, हर तरीके से यहाँ पे लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था। तो यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। एक अखिल भारतीय होम रूल संगठन के बजाय 2 अलग अलग होम रूल लीग बिल्कुल सही है। चर्च समूहों और पढ़ने के स्थान की स्थापना और पैम्पलेट की बिक्री और संचलन बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये। 1893 में इस मुद्दे पर आर्य समाज में विभाजन हुआ। किस मुद्दे पे? मांसाहार बनाम शाकाहार। ये तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम था, जो कि बिल्कुल सही है। जाति व्यवस्था और विधवा पुनर्विवाह, धर्मांतरित की शुद्धि, ये भी गलत है। पश्चिम शिक्षा बनाम संस्कृत शिक्षा पर आधारित, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आर्य समाज, ठीक है, आपको पता ही है आर्य समाज जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया जा रहा था। और उसमें मेन चीज़ क्या था, कॉन्सेप्ट वेदों की तरफ लौटो, मेन उनका यही था, वेदांत पे अधिक बल दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बॉम्बे में की गई थी। और लाहौर जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज का एक केंद्र बन गया था उस समय। आर्य समाज अपनी विचारधारा और संचालन
के तरीके में ब्रह्म समाज के साथ समानता रखता था, जैसे कि ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था। और आर्य समाज में देखेंगे तो महिलाओं की शिक्षा सहित गाय की पवित्रता पे बल, गाय को मारना नहीं है, उसके लिए अलग ही समिति बनाया गया था। इसके अलावा और भी सामाजिक सुधारों को बल देना था। विभिन्न जो भी समाज में मौजूद जो कुरीतियाँ थी, कुप्रथा था, जैसे कि मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जादू टोना, जानवरों की बलि, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज भी हमें देखने के लिए मिलता है, जो भी श्राद्ध के माध्यम से जो भोज किया जाता है, ठीक है, उन सारे ही चीज़ों पे, ठीक है, मतलब चोट करने का प्रयास किया जा रहा था इस आर्य समाज के द्वारा। और 1883 में दयानंद सरस्वती की जब मृत्यु हो जाती है तो धीरे धीरे फिर आर्य समाज की विचारधाराओं में कंट्रोवर्सी क्रिएट होने लगती है। और 1893 तक आते आते जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं यहाँ पे, मांसाहार बनाम शाकाहार को लेके, संस्कृत बनाम पश्चिमी शिक्षा आधारित शिक्षा को लेके दो गुटों में बढ़ते चले गए, और जिसकी वजह से आर्य समाज में विभाजन हो गया। महात्मा गांधी ने एक वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहली बार भूख हड़ताल का अपना तरीका कब और कहां इस्तेमाल किया हुआ था। देखिए, भूख हड़ताल का पहली बार जो महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया था 1918 में अहमदाबाद में किया हुआ था। और यहाँ पे सविनय अवज्ञा का कहाँ किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह में। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, चूँकि बैकग्राउंड समझ लिए, 1917 में वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था और यही समस्या का कारण बना था। सबसे इम्पोर्टेंट 1917 के प्लेग बोनस के सवाल पे ही फरवरी मार्च में, चूँकि मार्च में आता है बोनस वगैरह देखते हैं कंपनियों में मिलता है, तो फिर गुजरात मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। प्लेग बीमारी थी और ऊपर से बोनस का सवाल था। कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को भी मांग कर दी कि 50% हमारा वेतन बढ़ना चाहिए। आज भी होता है ना, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, हर साल एम्प्लॉय का रिव्यू करके उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग फिर जो भी यहाँ पे, ठीक है, सैलरी में ग्रोथ दिया जाता है। तो ठीक वही चीज़ वहाँ पे था, लेकिन अब दोनों में समस्या हो गई, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच। फिर गांधी जी को बुलाया गया, जैसे कि राजकुमार शुक्ल ने चंपारण से यहाँ पे गांधी को बुलाया। ठीक वैसे ही देखेंगे तो कई सारे नाम हैं, ये नाम पूछा जा सकता है, नया प्रश्न बन सकता है। जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, अमीर मिल मालिक, अनसुईया बेन साराभाई, उनके भाई अंबालाल साराभाई, अमीर, ठीक है, मिल मालिक जो भी लोग थे, 2-3 आपको नाम रखना है, जैसे कि अनसुईया बेन साराभाई, उनके भाई है अंबालाल साराभाई। और फाइनली यहाँ पे मार्च 1918 में गांधी के नेतृत्व में कपास मिलों में यहाँ पे हड़ताल शुरू हो गई। और इस हड़ताल में गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल के हथियार का इस्तेमाल किया हुआ था, और इसीलिए सी करेक्ट होगा। वासुदेव बलवंत फड़के पर निम्नलिखित में से कौन से मुख्य प्रभाव थे। 1876-77 के डेक्कन अकाल का अनुभव बिल्कुल सही है। हिंदू पुनरुत्थानवाद ये भी सही है। धन की बर्बादी का सिद्धांत ये भी बिल्कुल सही है। फूले का सुधारवादी विचार, ये देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, फूले का सुधारवादी विचार यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा ही स्थापित किया गया था सुधारवादी विचार। अभी मैंने आपको बताया था, खासकर पिछड़ी जातियों की आवाज़ को उठाने के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए। तो चौथा नहीं हो जाएगा, 1, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा, 1, 2 और 3। वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में आप लोग जान लीजिए। इनको भी सशस्त्र संघर्ष के पिता के रूप में खासकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए जाना जाता है, वासुदेव बलवंत फड़के।
1876-77 के दौरान जो कि गंभीर अकाल पड़ा हुआ था, तो इन्होंने ब्रिटिश प्रशासन की लापरवाही को बताया। डेक्कन के क्षेत्रों में गए तो ऑलरेडी देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखा कि स्थिति इन सारे क्षेत्रों में काफ़ी खराब है। वहीं धन की बर्बादी करने पर रनाडे के व्याख्यान के अनुसार, एम जी जो रनाडे के व्याख्यान के अनुसार और पुनः ब्राह्मण बौद्ध के बीच हिंदू पुनरुत्थानवाद से ये काफ़ी प्रभावित थे, तो उसका भी ये लोग पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। और यही कारण है कि देखेंगे वासुदेव बलवंत फड़के को 1883 के आसपास इस तरीके के जब एक्टिविटी अपनाई गई तो अंग्रेजों के द्वारा इनको जेल भेज दिया गया। अदन की खाड़ी में यहाँ पे जेल भेजा गया था, लेकिन वहाँ से भाग निकले और फिर से इनको पकड़ लिया गया। फिर ये भूख हड़ताल पे चले गए और 1883 के ही देखेंगे, ठीक है, आसपास इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में एक कम्युनिस्ट नेता नहीं था? कम्युनिस्ट नेता नहीं था, इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पीसी रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रॉय बोला जाता है। टाइम पीरियड देख लीजिए 1861 से लेके 1944 तक। 1944 तक इनका टाइम पीरियड है। ये भी एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षक थे तथा आधुनिक भारतीय रासायनिक शोधकर्ताओं में से एक थे। इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। 1895 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1895 में इनके द्वारा यहाँ पे मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज की गई थी। मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज की गई थी। तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, काफ़ी इनका अच्छा खासा नॉलेज था। तो रसायन या फिर कह सकते हैं दवा बनाने वाली कंपनी के संस्थापक के रूप में भी आए, फार्मास्यूटिकल कंपनी के रूप में। और इन्होंने विदेशी कंपनियों को अत्यधिक मुनाफा कमाने से रोकने के लिए ब्रिटिश भारत के दौरान इनके द्वारा खुद सेल्फ पे ही यहाँ पे, ठीक है, घर पर रसायन बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके अलावा कुछ और भी नाम है, जैसे कि एसे डांगे है। एसे डांगे को सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है इनको। ये भी भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के समर्थक थे। और भी नाम है मुजफ्फर अहमद। मुजफ्फर अहमद एक भारतीय बंगाली राजनीतिज्ञ, पत्रकार, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे और उन्होंने काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर ये बहुत इंपॉर्टेंट नवयुग नामक एक पत्रिका शुरू की थी। लास्ट नाम है यहाँ पे सिंगारवेलू। पहली ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी सिंगारवेलू के द्वारा और 1 मई 1923 को उन्होंने देश में मई दिवस के पहले उत्सव का आयोजन भी किया हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की शिक्षा के चैंपियन के रूप में जाने जाते थे? चैंपियन के रूप में जाने जाते थे, नाम बताना है। बहन सुब्बुलक्ष्मी है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, केशव चंद्र सेन, अनंत कुमार स्वामी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। अनंत कुमार स्वामी नहीं होगा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। बारी बारी से सबको देख लीजिए। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे बहन सुब्बुलक्ष्मी। ये भी भारत की उपेक्षित और सामाजिक रूप से सीमांत विधवा समुदाय की एक लीडर के रूप में सामने आई थी और इनके द्वारा भी अपने पूरे जीवन में, खासकर ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंस में, उसने दृढ़तापूर्वक महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार और विधवाओं की स्थिति में आवश्यक सुधार पर बल दिया हुआ था। इसके अलावा है यहाँ पे बेगम रुकैया सखावत हुसैन। जैसे नाम से ही लग रहा, ये भी एक मुस्लिम नारीवादी और समाज सुधारक महिला थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया था। केशव चंद्र सेन, यह भी एक हिंदू दार्शनिक और समाज सुधारक महिला थी जिन्होंने हिंदू विचार के ढांचे के भीतर ईसाई धर्मशास्त्र को शामिल करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट नाम है यहाँ पे आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, वह मुख्य रूप से देखा जाए तो पश्चिमी दुनिया को भारतीय संस्कृति के बारे में अच्छी बातें सिखाने पर केंद्रित थे।
तो यहाँ पे इसीलिए चौथा नहीं होगा। करेक्ट उत्तर आपको पता लग गया है बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे देख पा रहे बहुत सारे व्यक्ति हैं, इधर राजनीतिक दल है। जैसे कि नंबर 1 देखा जाए यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, इनके द्वारा जो स्थापना की गई थी, बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की गई थी। टाइम लाइन में लिख देता हूं 1936 में। इसके अलावा है यहाँ पे सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान, इनके द्वारा जो पार्टी की स्थापना की गई थी ये हो जाएगा यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। यहाँ पे जैसे कि 1923 के आसपास सर फाजली हुसैन, सर छोटू राम और सर सिकंदर हयात के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे फजलुल हक, फजलुल हक का संबंध हो जाएगा यहाँ पे कृषक प्रजा पार्टी से। इसकी स्थापना की गई थी 1929 में बंगाल के भूस्वामी संपदा में किराएदार किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और लास्ट में है यहाँ पे खुली कुजमा, लास्ट में बच जा रहा देख पा रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि आपको पता होना चाहिए 1906 में स्थापित किया गया था और एक अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र राज्य की स्थापना के वकालत करने के लिए खुली कुजमा को जाना जाता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 2, सी का हो जाएगा ए का 4, बी का 3 हो जाएगा ना, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का हो जाएगा यहाँ पे 1। करेक्ट उत्तर बी। कांग्रेस सिस्टम शब्द किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस सिस्टम, इसका देखिए जो प्रयोग किया गया था, ठीक है, रजनी कोठारी के द्वारा 1960 के दशक में एक प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतकार कार्यकर्ता के रूप में इनका नाम काफ़ी फेमस है। जनवरी 2015 में इनका निधन हो गया था, इसीलिए यहाँ पे चर्चा में, ठीक है, रहा था ये। उन्होंने पार्टी के चरित्र की व्याख्या करने के लिए कांग्रेस सिस्टम के विचार को विकसित किया हुआ था। गांधी इरविन संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी इरविन, गांधी ने पत्र लिखकर वायसराय से साक्षात्कार की यहाँ पे मांग की थी, तो वो कह रहा कौन सही नहीं है, बल्कि सही है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना था, बिल्कुल सही है। हिंसा के दोषी नहीं पाए गए सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई, बिल्कुल सही है। जिन सभी जमीनों को जब्त किया गया उन्हें मूल मालिकों को वापस किया जाना था। अब डी देखेंगे तो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, आइए थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? 5 मार्च 1931 को यहाँ पे किया गया था, 5 मार्च 1931 को। अब यही था कारण, क्या था? तो उसमें जो भी संवैधानिक सुधार की शर्तों पर बातचीत करने के लिए दोनों लोग यहाँ पे, खासकर इरविन और गांधी, एक साथ यहाँ पे मिले हुए थे। अब पूरा इसमें गांधी के द्वारा यहाँ पे लिस्ट बनाया गया था कि हमारी इन मांगों को माना जाएगा तभी जाके हम आंदोलन को वापस लेंगे। उस समय चल रहा था नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसमें लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये बातें आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि सभी अध्यादेश और अभियोगों को यहाँ पे वापस ले लिया जाएगा ब्रिटिश शासन के द्वारा, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया भी है। हिंसा के दोषी नहीं पाए गए सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई। इसके अलावा सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्ति को पूरी तरीके से क्या करना था? वापस करना था। अब इसी में आपको समझना है कि यह तुरंत वापस नहीं हुआ। जब्त की गई जो भी जमीन थी, जब्त की गई जो जमीन थी, जमीन पहले ही किसी तीसरे पक्ष को यहाँ पे बेच दी गई थी। इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सपोज करिए कि ए और बी दो लोग हैं यहाँ पे, ए का जमीन है, बी इसे क्या कर रहा है? बाई कर रहा है, खरीद रहा है। और बी ने खरीदते ही इस जमीन को क्या किया? किसी तीसरे थर्ड पार्टी को बेच दिया, सी को बेच दिया। अब एक जमीन है, देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 ऑनर के रूप में स्टेबलाइज हो गए। अब किसी कारणवश यहाँ पे जो जमीन है, यहाँ पे ए को क्या चाहिए? वापस चाहिए कि नहीं? हमें चाहिए भाई।
अब बी बोल रहा है ज़मीन तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो इसको सी को भेज दिया। तो इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा, फिर इसमें जो भी कंपनसेशन, निगोशिएशन, बहुत सारे जो फैक्टर होंगे शामिल होंगे ही होंगे। तो ये बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी। इसीलिए सभी लिया मतलब दिया गया है कि जिन सभी ज़मीनों को जब्त किया गया उन्हें मूल मालिकों को वापस किया जाना था। ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या है, सही नहीं है। इसके अलावा ये भी मान था कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने पर सहमति यहाँ पे दी हुई थी। बी भी करेक्ट हो जाएगा, ये तो करेक्ट है ही। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन कथन सही नहीं है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। माना जाता है कि महिलाओं द्वारा गाए गए स्रोतों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, महिलाओं द्वारा गाए गए स्रोतों का संकलन है थेरी गाथा है, ध्यान रखिएगा, थेरी गाथा। यह एक बौद्ध ग्रंथ है और थेरी गाथा जिसमें कि जो भी महिलाएं होती थी, बौद्ध जो भिक्षुणी होती थी, उन्हीं लोगों के द्वारा, बौद्ध भिक्षुणियों के द्वारा यहाँ पे लगभग 300 वर्षों की अवधि में लिखी गई लगभग 73 कविताओं का पूरा ये संग्रह है। इसी को बोला गया थेरी गाथा। और भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे सुमंगल वासिनी की हम लोग बात करें तो बुद्ध घोष के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बुद्ध घोष के द्वारा रचित सुमंगल वासिनी है। इसमें ठीक है कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, जिसमें कि मतलब बोला जाता है कि बुद्ध घोष के द्वारा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कि बुद्ध ने लास्ट के समय ठीक है सुअर का मांस, ठीक है पिग जो पोर्क जो मीट है उसको कंज्यूम किया हुआ था। इसके अलावा सी में दिया हुआ है यहाँ पे स्त्री धर्म पद्धति, महिलाओं में समाज की जगह और भूमिका को संबोधित करने के लिए एकमात्र विलुप्त संस्कृत ग्रंथ है स्त्री धर्म पद्धति। ऋतु संहार में देखा जाए तो कालिदास का ये भी काफ़ी विख्यात काव्य है, और जैसे नाम ही है ऋतु संहार, इसमें ग्रीष्म ऋतु से लेकर वसंत ऋतु तक की 6 ऋतुओं का सुंदर चित्रण प्रस्तुत यहाँ पे किया गया है। अमर सिन्हा कौन थे? अमर सिन्हा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आसान सा है, नवरत्नों में से एक, प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध ग्रंथकार आप कह सकते हैं अमर सिंह। और उनकी जो कृति है अमर कोश, नाम से ही लग रहा है, अमर सिंह और अमर कोश। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक ये भी थे, जैसे कि कालिदास थे, इसके अलावा अमर सिन्हा थे, ऐसे 9 लोग इसमें शामिल थे। तो यहाँ पे देख पा रहे चालुक्य वंश का एक राजपूत राजा, गलत है। कौटिल्य तो बहुत पहले आ जाएगा मौर्य में, तो ये गलत ही हो जाएगा, उड़ीसी का एक नृत्य रूप। तोलक्कापियम किसका नाम है? तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है, बहुत फेमस प्रश्न है, यूपीएससी का बार बार पूछता भी है, स्टेट पीसीएस भी आजकल पूछ रहा है। तोलक्कापियम तमिल व्याकरण पर यह पुस्तक है। देखिए, पूछने का कारण है कि यह देखिए सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है। यह तमिल साहित्य का सबसे पुराना जीवित कार्य है, मतलब संगम साहित्य के दौरान माना जाता है कि चेर चोल पांड्या जो भी शासक थे उन लोगों के नेतृत्व में ही विद्वानों को आरक्षित दिया गया था, प्रश्रय दिया गया था, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसी में यहाँ पे इन सारे पुस्तकों को लिखा गया था। तो इसीलिए इनको ठीक है जीवित होता है ना, यहाँ पे उस कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें 3 पुस्तकें हैं, जिनमें से देखा जाए तो प्रत्येक में 9 अध्याय हैं। इसमें जैसे कह सकते हैं कि इसकी संरचना और भाषा के रूप में जैसे कि इमला, स्वर विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान, आकृति विज्ञान, शब्दार्थ, छंद शास्त्र, वाक्य संरचना और भाषा के संदर्भ में इन सारी ही चीज़ों पे प्रकाश डालता ही डालता है। तो इतनी सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है, इतना काफ़ी, इतना प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तमिल व्याकरण पर क्या है, एक पुस्तक है तोलक्कापियम, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ, जिसे एक जीवंत ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है।